बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में वर्ल्ड अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं और ब्रीफली जो है इस टॉपिक को देखते हैं। वो क्या है जी, पेंटागॉन्स रिपोर्ट है एक, और रिपोर्ट जो है यानी कि अमेरिका की जो फ़ौज है उसने एक रिपोर्ट दी है सेनेट के अंदर, उनकी जो कांग्रेस है उसके अंदर क्या दी है जी, चाइनाज़ न्यूक्लियर ग्रोथ एंड मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के ऊपर कि भाई चाइना जो है वो मुसलसल अपनी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है उसको बढ़ाता जा रहा है और अपनी जो मिलिट्री है, ठीक है, उसको भी मॉडर्नाइज करता जा रहा है, नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाता जा रहा है। तो ये क्या है, अ थ्रेट फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी, कि ये जो ग्लोबल सिक्योरिटी है या ग्लोबल सिक्योरिटी का जो अमेरिका कहता है कि उसने ठेका लिया हुआ है पूरी दुनिया की सिक्योरिटी का, तो उस ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो है वो दी गई है, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें क्या कहा गया इस रिपोर्ट के अंदर। अब देखिए, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पे ये समझिए कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो ग्लोबल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है ये क्या है। ठीक है, कि ग्लोबल सिक्योरिटी क्या है कि ग्लोबली जो है कुछ इदारों ने, जैसे अब बात करें तो सबसे पहले ग्लोबल सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, यूनाइटेड नेशंस की, यानी अक़वाम मुत्तहिदा इसीलिए बना था कि भाई ग्लोबल सिक्योरिटी को मैनेज किया जा सके। क्योंकि देखिए अक़वाम मुत्तहिदा या यूएन कब बनाया गया, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बनाया गया। ठीक है, 1945 में कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई तो उन्होंने ये फैसला किया, जो वर्ल्ड पावर्स थी, जो खास करके जीती हुई थी अलाइज थे, अलाइज पावर्स जिनको कहा गया, तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो बार बार वॉर्स हो रही हैं कि 20-25 साल पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई, उसने दुनिया को तबाह किया, अब वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गई, तो इससे कैसे रोका जाए। ठीक है, तो लीग्स ऑफ नेशन फेल हो चुकी थी, तो अल्टीमेटली उसके बाद एक ऐसा इदारा चाहिए था जो ज्यादा पावरफुल हो और जो वर्ल्ड की सिक्योरिटी को जो है वो अपने सामने रखे। कि देखिए अब जब रिपोर्ट सामने आई वर्ल्ड वॉर सेकंड की, तो कहा कि भाई जर्मनी ने अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल कैसे किया कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के लिए वो तैयार हो गया 15 से 20 साल के अंदर। इसका मतलब मुल्क एक ही था लेकिन उसने अपने आप को पावरफुल किया, और पावरफुल करने के नतीजे के तौर पे उसने जो है वो अपने जो नेबरिंग रीजन्स थे उनके ऊपर अटैक कर दिया, और इस तरह से पूरी एक वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई। ठीक है, यानी एक मुल्क की वजह से या उसकी जो पावर है, पावर का बैलेंस जो है वो ज्यादा हो गया, खराब हो गया बैलेंस, तो इस वजह से क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गई। तो यूएन को बनाया गया कि भाई आपने जो ग्लोबल सिक्योरिटी है उसके ऊपर नजर रखनी है, कि ये नहीं है कि कोई भी मुल्क जो है वो असला बनाता रहे और आप जो है वो सोए रहे। आपका पर्पस ये है कि आपने कंट्रोल करना है दुनिया की किसी भी मुल्क को कि वो कोई भी जो है वो असला ना बनाए, या बनाए तो कंट्रोल लिमिट में रहे, उससे ज्यादा ना बनाए, ताकि जो बैलेंस है सिक्योरिटी का दुनिया के अंदर वो खराब ना हो। क्योंकि जब भी एक मुल्क के पास बहुत ज्यादा हथियार होंगे तो ये थ्रेट पैदा होगा कि वो हमला कर सकता है अपने नेबरिंग रीजन्स के ऊपर, यानी अपनी पावर को बढ़ाएगा ना। एक सिंपल सी बात है, देखिए जब भी कोई मुल्क पावरफुल होता है तो क्या करता है, वो सबसे पहले अपने इर्द गिर्द के ममालिक के ऊपर जो है वहां पे कब्जा करना स्टार्ट करता है, उसके बाद अपने रीजन के ऊपर करता है। तो इससे क्या होता है, बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी का। ठीक है, तो अब अमेरिका, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसकी थी, यूएन की थी, यूनाइटेड नेशंस की। तो यूनाइटेड नेशंस जाहिर बात है अमेरिका सबसे आगे आगे था बनाने वाला, तो दूसरा उसने ठेका लिया हुआ जी अमेरिका ने। तो यूएन के साथ मिलकर ये दूसरा ठेका किसके पास है, अमेरिका के पास, कि कोई भी दुनिया का मुल्क जो है वो छोटा है बड़ा है उसके पास असला नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, या कम से कम अमेरिका से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। ये बात तो क्लियर है, क्योंकि अमेरिका से ज्यादा होगा तो सीधी बात है अमेरिका ये समझेगा, ये वही कहता है कि भाई ये बैलेंस खराब होगा, इसका मतलब ये है कि अब वो थ्रेट है तो उसको उससे कम ही रहना चाहिए। इसलिए ग्लोबल सिक्योरिटी की रिस्पांसिबिलिटी अमेरिका ये समझता है कि ये उसकी है, उसका ठेका है, और इसलिए वो किसी भी मुल्क को अपने से ज्यादा आगे नहीं जाने दे सकता। क्योंकि अगर उसके पास ज्यादा है भी तो इसलिए है क्योंकि वो दुनिया का जो है वो रखवाला है, उसकी सिक्योरिटी की रिस्पांसिबिलिटी उसकी है, तो उसके पास तो ज्यादा ही होना चाहिए। लेकिन दूसरे दुनिया के मालिक के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये अमेरिका का मानना है। इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, और ये काफी डिटेल प्रोजेक्ट है जो है वो आईआर के अंदर। तो आपको बस इतना ही समझना है कि ग्लोबल सिक्योरिटी जो है उसकी रिस्पांसिबिलिटी यूएन के पास है, ठीक है, और अमेरिका के पास है। वो ये समझते हैं कि भाई अगर जो है कोई एक मुल्क असला ज्यादा बनाता है तो उससे थ्रेट होगा, तो इसलिए ये रिपोर्ट जो है वो अमेरिका ने दी। तो अमेरिका और चाइना को तो वैसे भी आपको पता है कि एक जो है टाकरा लगा हुआ है कि अमेरिका और चाइना तो जो है वैसे ही एक दूसरे के साथ जो है आपको पता है कि उनकी कॉम्पिटिशन है। अब पेंटागन को जो एनुअल रिपोर्ट दी गई है, यानी ये सालाना बेसिस के ऊपर दी जाती है। पेंटागन जो अमेरिका का फौजी अड्डा है उसको पेंटागन कहा जाता है। तो पेंटागन ने जो रिपोर्ट दी है चाइना के ऊपर कि भाई चाइना जो है वो क्या कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स की। ठीक है, यानी कि जो उसको एक तो असले की कर रहा है, लेकिन वो न्यूक्लियर असले की, कीमियाई जो असला है उसकी जो है वो कर रहा है, और अपनी मिलिट्री कैपेसिटीज को भी बढ़ा रहा है। और ये जो चाइना का ग्रोइंग न्यूक्लियर वॉर हेड है उसको भी बढ़ा रहा है, उसके काउंटडाउन को बढ़ा रहा है। अब वॉर हेड
क्या है, वॉरहेड का मतलब होता है मिसाइल या ऐसी चीजें जो असला है उसको उठा के लेके जा सके। क्योंकि अब देखिए, अगर अमेरिका के ऊपर हमला करना है या किसी भी मुल्क के ऊपर, तो जाहिर बात है यहां से उसको कैसे भेजा जाएगा, उसको किसी न किसी चीज के अंदर रख के भेजा जाएगा। तो जिसके अंदर रख के भेजा जाएगा वो वॉर हेड है, ठीक है, वो वहां से उठाएगा और उसको उठा के दूसरी जगह पे अटैक कर दिया जाएगा, जिसमें सबसे टॉप पे क्या है, रॉकेट है, जाहिर बात है मिसाइल है। तो मिसाइल क्या करेंगे, वॉर हेड को उठाएंगे और दूसरी जगह पे जाके वहां पे उसको क्या करेंगे, फेंक देंगे, और इस तरह से ये वॉर होगी। इस तरह से मॉडर्नाइजेशन जो है उसकी कर रहा है कि जो मौजूद है उसको भी अपडेट कर रहा है और नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा रहा है। तो ये जो ग्लोबल सिक्योरिटी है उसके लिए कंसर्न है, ठीक है, यानी जिसका ठेका अमेरिका और यूएन ने लिया हुआ है, और स्ट्रेटेजिक डायनेमिक्स के खिलाफ है। स्ट्रेटेजिक डायनेमिक्स के खिलाफ क्या है कि भाई जाहिर बात है जो बैलेंस है सिक्योरिटी का वो बदल जाएगा या वो खराब हो जाएगा, तो ये इसलिए उसके खिलाफ है। चाइनाज एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर आर्सेनल्स, तो उसमें अब वो कहते हैं जी मई 2023 की जो रिपोर्ट है अगर उसके हिसाब से हम देखते हैं तो 500 पोटेंशियल न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो हैं वो उस टाइम पे थे, यानी कि मई की रिपोर्ट जो है, और ये जो पिछली रिपोर्ट थी उससे ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है, यानी प्रीवियस रिपोर्ट से अब ज्यादा हो चुके हैं। तो 500 के करीब वॉरहेड्स जो है वो अमेरिका के पास, चाइना के पास इस टाइम पे मौजूद हैं। और चाइना जो है वो एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है कि 1000 ऑपरेशनल वॉरहेड्स जो है वो 2030 तक बना लेगा। ऑपरेशनल वॉरहेड्स का मतलब है वो इंस्टॉल भी उन्हें कर देगा और बिल्कुल वो ऑपरेशनल कंडीशन के अंदर होंगे कि जिस टाइम पे भी उसे यूज करना पड़े 1000 वॉरहेड्स हो जाएंगे। तो आप अंदाजा कर लें कि इसका मतलब ये है कि 2030 के अंदर अगर अमेरिका की और चाइना की जंग होती है, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, तो क्या होगा कि 1000 के करीब वॉरहेड्स चाइना उसके ऊपर गिरा सकता है। तो फिर मुझे बताएं न्यूक्लियर वेपन्स जब 1000 करीब किसी के ऊपर गिरेंगे तो उसकी क्या हालत होगी, समझ रहे हैं। तो ये इस लेवल पे अगर आप देखें इसको समझें, बावजूद इसके कि चाइना की जो है न्यूक्लियर आर्सेनल्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अमेरिका, ठीक है, और दूसरे नंबर पे रशिया, इन दोनों से फिर भी पीछे हैं। क्योंकि जाहिर बात है जो 20th सेंचुरी थी वो इन्हीं के मुकाबले की थी, अमेरिका और रशिया की, सोवियत यूनियन के मुकाबले की, तो इन्होंने भी एक दूसरे के मुकाबले में जो है खुले हथियार बनाए। तो अब तो आपको पता है डिसआर्मेंट जो है पूरी मूवमेंट चल रही है इनके बीच में। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है इनके पास फिर भी ज्यादा है। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो तकरीबन 1410 न्यूक्लियर वॉरहेड्स इस टाइम पे मौजूद हैं और रशिया टॉप पे जा रहा है 1550 के साथ, ठीक है, यानी रशिया पहले नंबर पे है वॉरहेड्स के साथ इस टाइम पे, जो सबसे ज्यादा कीमियाई हथियार आप कह लें। उसके बाद अमेरिका के पास है दूसरे नंबर पे 1400 के पास। तो अगर चाइना बनाएगा भी तो चाइना 2030 तक जो है वो 1000 बना सकता है, फिलहाल तक उसके पास 500 हैं। इसका मतलब इनकी कैपेसिटी से अभी बहुत पीछे है चाइना, लेकिन जाहिर बात है थ्रेट मौजूद है इनके लिए। मॉडर्नाइजेशन ड्राइव एंड मिलिट्री इन्हांसमेंट के चाइना क्या कर रहा है, ये पूरे का पूरा एक प्रोसेस है इसका, इसकी मिलिट्री का, कि कोशिश कर रहा है कि मॉडर्नाइज किया जाए, ठीक है, मॉडर्नाइज करेगा, जाहिर बात है हर चीज जो है वो कंप्यूटर बेस या टेक्नोलॉजी बेस हो जाएगी, और साथ में अपनी मिलिट्री कैपेसिटी को भी जो है वो इन्हांस करेगा। तो चाइना की पूरी कोशिश हो रही है कि किसी तरह से क्या करे, वो कंप्रिहेंसिव मॉडर्नाइजेशन कैंपेन के ऊपर लगा हुआ है, यानी प्रॉपर स्ट्रक्चर के तहत जो है बड़े पैमाने के ऊपर आप ये कह सकते हैं, ठीक है, कंप्रिहेंसिव लेवल के ऊपर, बड़े पैमाने के ऊपर जो है कोशिश कर रहा है कि वो अपने आप को मॉडर्न कर सके, क्योंकि उसका मुकाबला जिनके साथ है जाहिर बात है वो बहुत ज्यादा मॉडर्न है, और वर्ल्ड क्लास मिलिट्री उसकी कोशिश है बनाए 2049 तक। ये जो चाइना का विजन 2049 है कि जब वो 100 साल अपनी तकरीबात मनाएगा अपनी आजादी की, तो जिसके लिए उसने 2 प्रोजेक्ट रखे हुए हैं। एक BRI का प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड का, यानी वो चाहता है कि वो माशी तौर पे दोबारा से एक बड़ी ताकत बन जाए, ठीक है। तो एक तो मईशत का उसका टारगेट है, दूसरा उसका सिक्योरिटी का टारगेट है कि उसने अपने आप को माशी तौर पे भी स्ट्रांग करना है 2049 तक, और नंबर 1 पावर बनना है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे अपनी सिक्योरिटी को भी नंबर 1 लेके जाना है और अपने आप को जो है उस लेवल पे रखना है ताकि वो अपने आप का डिफेंस कर सके। तो वर्ल्ड क्लास मिलिट्री वो चाहता है 2049 तक को, ये उसका विजन है। ये रिपोर्ट में जो है ये बातें बताई गई हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी रिपोर्ट में बताया गया है कि चाइना जो है वो एक्टिवली काम कर रहा है किसके ऊपर, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के ऊपर। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब ये होता है कि एक बड़े आजम से दूसरे बड़े आजम तक मार कर सकें, ठीक है, उनकी रेंज बहुत बड़ी होती है, तो जाहिर बात है वो फिर इंटरकॉन्टिनेंटल है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट्स को मार किया जाता है, उसके ऊपर चाइना काम कर रहा है। तो क्यों काम कर रहा है, ये थ्रेट है अमेरिका के लिए, जैसे उसका एक जजीरा है हवाई, अलास्का हो गया, ये बहुत दूर के रीजन है, जाहिर बात है तो चाइना इनके हिसाब से जो है चीजों को तैयार कर रहा है। तो अमेरिका ये समझता है कि शायद उनको टारगेट बनाने के लिए, क्योंकि सारी बात है दुश्मनी अमेरिका के साथ है, तो अमेरिका अपने आप को ही देखेगा कि भाई वो हमारे जजीरों के ऊपर जो है वो अटैक कर सकता है वहां बैठ के।
तो स्ट्रेटेजिक अगर मोटिवेशंस की बात की जाए तो ये अब इसकी मोटिवेशन चाइना की क्या है कि चाइना 2049 तक अपने आप को पावरफुल करेगा, तो इसलिए ये कंसर्न पैदा कर रहा है अमेरिका के लिए कि जाहिर बात है उसका मुकाबला जब अमेरिका के लिए होगा तो एक यहां पे प्रॉब्लम होगा। दूसरा, अब यहां पे जो ताइवान का इश्यू आ रहा है उस पे बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे पॉइंट आ रहा है, क्योंकि देखिए अब वॉर तो होनी है, आज हो या कल हो, इश्यूज जो है वो ताइवान के ऊपर आपको पता है वहां पे पैदा होने ही होने हैं कि ताइवान खुद को इंडिपेंडेंट कहता है, चाइना कहता है ये हमारा है, और अमेरिका कहता है नहीं भाई ताइवान क्योंकि कह रहा है ये इंडिपेंडेंट है तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट ही है, जबकि चाइना ये कहता है नहीं भाई ये हमारा ही है। तो इसलिए चाइना अपनी जो है मशकें वगैरह यहां पे करता रहता है, फौजी मशकें हर तरह से, और ताइवान को यह एहसास दिलाता रहता है कि ताइवान उनके कंट्रोल में और जब वो चाहेंगे इसे हासिल कर लेंगे। तो इसलिए ये ग्लोबल डोमिनेंस जो है उसके लिए एक इशू है कि अमेरिका कभी भी ताइवान को अकेला नहीं छोड़ेगा। हमने देखा चिप के अंदर भी मैंने डिस्कस किया था कि जो चिप का इशू है तो उसमें ताइवान नंबर 1 पे है चिप बिल्डिंग के अंदर। तो इसलिए अमेरिका ये कर सकता है कि ताइवान को तबाह कर दे, लेकिन चाइना के पास जाने नहीं दे सकता। ये अमेरिका की पॉलिसी, एक सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ताइवान स्ट्रेट के ऊपर जो है अब यहां पे चाइना अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है। स्ट्रेट यानी समंदर के बीच का जो इलाका है, तंग जो रास्ता होता है उसको स्ट्रेट कहा जाता है। तो पॉलिटिकल और मिलिट्री प्रेशर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहे ताइवान के ऊपर, ये इस चीज को भी लेके है। तो इसलिए ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है अमेरिका के लिए कि ताइवान अगर उनके हाथ से चला जाए तो वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेसन्स फॉर रशिया यूक्रेन वॉर, अब ये भी कहा जा रहा है कि भाई अब जो चाइना है उसने सबक सीख लिया। किससे सबक सीख लिया? जो रशिया और यूक्रेन वॉर है उससे। किस टाइम पे देखिए रशिया और यूक्रेन वॉर में तकरीबन रशिया जो है वो जीत चुका है, यूक्रेन को एक किस्म की शिकस्त दे चुका है, ठीक है। अब यूक्रेन अगर खड़ा है तो वो नेटो की पावर के ऊपर इस टाइम पे खड़ा है जो उसको असला वगैरह सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब यूक्रेन क्योंकि अपने आप को डिसआर्मेंट कर चुका था, जो पीछे मूवमेंट चली थी 20वीं सेंचुरी के अंदर, तो उसने अपना यूक्रेन और जो सेंट्रल एशिया कुछ नेशंस थी उन्होंने क्या किया, अपना असला जो है वो खत्म कर दिया था, यूएन के हवाले कर दिया था और कुछ तलब कर दिया था। तो इसके नतीजे के तौर पे अब क्या हुआ कि जब वॉर लगी है तो रशिया जो है वो उसका पलड़ा भारी है। तो अब चाइना इससे सबक क्या सीखा है कि चाइना कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि वो अपने डिफेंस को लेके कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा, वो अपने आप को हमेशा जो है वो अप टू डेट रखेगा, ताकि किसी भी टाइम पे जो है वो कुछ भी मसला हो तो उसकी सेल्फ रिलायंस जो है वो बड़ी भी हो और जो डिफेंस है उसका टॉप लेवल पे हो। इसलिए वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तो सेल्फ सफिशिएंसी चाइना का टारगेट है, किसके अंदर? डिफेंस के अंदर, कि उसको किसी दूसरे की तरफ देखना ना पड़े, क्योंकि चाइना की तो मदद वैसे भी कोई नहीं करेगा। तो इसलिए जो है ना ये बहुत जरूरी है। कंसर्न्स और मिलिट्री कम्युनिकेशंस कि अब इस टाइम पे कंसर्न क्या है? अमेरिका को ये कंसर्न है कि भाई जो चाइना है, हम ये चाहते हैं कि चाइना जो है वो क्या करे, मिलिट्री इंगेजमेंट्स करे अमेरिका के साथ, ठीक है। लेकिन अमेरिका के साथ चाइना मिलिट्री इंगेजमेंट्स नहीं कर रहा, और मिलिट्री टू मिलिट्री जो टॉक्स है या कम्युनिकेशंस हैं उसको चाइना रद्द कर चुका है। और आपको पता है कि अमेरिका ने जो है वो जो डिफेंस सेक्रेटरी थे, ठीक है जी, उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी थी, उनके अमेरिका में आने में, और बहुत से ममालिक में, नेटो के ममालिक जो है वहां पाबंदी लगाई थी। तो उसके 2018 के अंदर क्योंकि भाई वो जो है असला अपना बढ़ा रहे थे, तो इस वजह से जो है अमेरिका ने पाबंदी लगा दी थी कि भाई वो उनका जो बंदा है वो कहीं नहीं जाएगा। तो खैर उसकी वजह से फिर वो ये कह रहे थे कि भाई हम अब कम्युनिकेशन करते ही नहीं है अमेरिका से। तो अमेरिका को ये थ्रेट है कि भाई क्योंकि हमसे चीजें छुपाई जा रही हैं तो उसके नतीजे के तौर पे ये जो है कहीं बहुत ज्यादा जो है चीजें बढ़ा ना लें। तो जो चाइना है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है अपने नंबर्स को, और यूएस के एयरक्राफ्ट्स के इंटरसेप्शन करके बाकी चीजों को देख के तो सीख रहा है और बाकी चीजों को आगे लेके जा रहा है, किसी को बता नहीं रहा अपनी टेक्नोलॉजी। अमेरिका की टेक्नोलॉजी तो दुनिया के सामने है, लेकिन चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो उसने छुपाई हुई है, वो किसी को नहीं बताना चाह रहा। जब वॉर आएगी तभी वो दिखाना चाहेगा। और एट दी एंड आखिर में बात करते हैं जी व्हाट इज ग्लोबल सिक्योरिटी डायनेमिक्स, की ग्लोबल सिक्योरिटी डायनेमिक्स एक्चुअली में है क्या, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो उसको सिंपली आप समझिए कि जो ग्लोबल सिक्योरिटी डायनेमिक्स है ये रेफर करते हैं एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, और जो कॉन्स्टेंटली मुसलसल जो है वो क्या कर रहा है, वो इंटरेक्ट कर रहा होता है एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में, ठीक है। नेशंस के जो आपस में ताल्लुकात होते हैं उनको कि भाई किस लेवल के ऊपर एक मुल्क के दूसरे मुल्क के ताल्लुकात हैं, और वहां पे क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल के ऊपर, इंडिविजुअल्स के लेवल के ऊपर, ठीक है। और ये वर्ल्ड की सिक्योरिटी के लिए जरूरी होता है एक दूसरे से इंटरेक्ट करना। यानी आप ये सोच सकते हैं कि यार अगर चाइना अपना असला नहीं दिखाना चाह रहा तो अमेरिका को तकलीफ क्या है? तो अमेरिका को तकलीफ ये है कि लेट सपोज अमेरिका ये कहता है, ठीक है, कि अगर दोबारा से जर्मनी की तरह चाइना अपने आप को बिल्ड कर लेता है और इसका मॉडल भी डिफरेंट है, ठीक है, डेमोक्रेसी तो नहीं है जाहिर बात है, तो ये किसी भी टाइम पे इसका मूड करेगा, ये ताइवान के ऊपर हमला कर देगा, ताइवान को हासिल कर लेगा। ताइवान को हासिल किया तो इसके पास टेक्नोलॉजी भी ज्यादा आ जाएगी, चिप बिल्डिंग की रिसोर्सेज भी आएंगे, फिर जापान के ऊपर हमला किया, इस रीजन के अंदर ये पावरफुल हो जाएगा, इंडिया के ऊपर हमला कर सकता है, तो क्या होगा, एक रीजनल बैलेंस खराब हो जाएगा, वर्ल्ड की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो जाएगा। तो ये चीजें जो हैं सामने ही रहनी चाहिए ताकि कोई चीज भी छुपी भी ना हो, ठीक है। तो वर्ल्ड की सिक्योरिटी का यही है कि वो सामने हो, छुपा हुआ कुछ भी ना हो।
इसमें बहुत सी रेंज की चीजें हैं, जैसे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, टेररिज्म है, साइबर थ्रेट्स हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी मौजूद है इसमें और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी मौजूद है। ये ग्लोबल सिक्योरिटी के अंदर है, क्योंकि जाहिर बात है ये सारी चीजें, टेररिज्म है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, साइबर सिक्योरिटी है, ये सारे जो है वो ग्लोबल सिक्योरिटी को ही लिंक करते हैं कि भाई कहीं पे भी ये डिसबैलेंस होते हैं तो ये पूरे का पूरा ग्लोब की सिक्योरिटी को खराब करेंगे, जिसकी चाबी जो है वो अमेरिका अपने पास रखी हुई है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं जी, ये मेनली 5 चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं ग्लोबल सिक्योरिटी के अंदर। पावर डायनेमिक्स बिटवीन नेशंस के, एक मुल्क से दूसरे मुल्क के जो ताल्लुकात हैं उसमें क्या पावर डायनेमिक्स बन रहे हैं, कौन सा मुल्क ऊपर है कौन सा नीचे है, ठीक है। दूसरा क्या है जी, प्रोलिफरेशन जो है, प्लोरिफरेशन है, ये क्या है, ये जो फैलाव होता है असले का, इसके ऊपर पूरी आईआर के अंदर डिटेल से बना चुका हूं वीडियो, ठीक है। उसको वेपन्स को और मास डिस्ट्रक्शन के हवाले से जो है ये इसके अंदर शामिल है कि फैलाव नहीं होना चाहिए। अब जैसे ईरान के ऊपर जो है वो कहा जाता है कि ईरान को पाकिस्तान ने जो है वो क्या किया हुआ जी, एटमी हथियार सप्लाई किए हुए हैं या उनको फार्मूला वगैरह दिया हुआ है, इस वजह से टारगेट भी किया जाता है पाकिस्तान को। अच्छा जी, राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जैसे अलकायदा हो गया, ठीक है जी, तालिबान हो गई, इसी तरह से अब जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स में अब कहा जाता है जी कि हिजबुल्लाह है या हमास है, इनको क्योंकि रिकग्नाइज तो नहीं किया, उल्टा इनको दहशतगर्द तंजीमें अमेरिका ने कहा हुआ है, तो अमेरिका की नजर में जो ठीक है वो ठीक है। तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं और ये टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं ये भी एक थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। अब जैसे इसमें इस टाइम पे जो वॉर चल रही है उसमें ये थर्ड पॉइंट जो है वो हमें देखने को मिलता है कि अब अमेरिका जो है ये उसके थिंक टैंक से सवाल कर रहे हैं कि भाई हमास के पास इतनी पावर, 5000 उसने अटैक कर दिए, पहले ही दिन के अंदर रॉकेट लॉन्च किए हैं, तो अमेरिका कहां सोया हुआ था, उसने क्यों नहीं देखा इनकी सिक्योरिटी को, ठीक है। इसने इतना असला बनाया कहां से लेके आया, अगर ईरान से ला रहा था तो ईरान के पास इतना कहां से आया, उसके ऊपर तो पाबंदी थी, और ईरान को अभी असला क्यों नहीं बनाने दिया जा रहा, इसीलिए नहीं बनाने दिया जा रहा कि ग्लोबल डायनेमिक्स जो है वो खराब हो जाएंगी, बात समझ रहे हैं। तो इसलिए ये चीजें इन्वॉल्व हैं। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड कंपटीशन की बात की जाती है इसमें, जैसे अमेरिका और चाइना का मुकाबला लगा हुआ है, जाहिर बात है जिसकी इकोनॉमी ऊपर होगी वही लीड करेगा। और एनवायरमेंटल जो है डिग्रेडेशन और रिसोर्स सिक्योरिटी जो है, ये स्कैर्सिटी जो है ये भी इसमें शामिल है कि भाई अब जैसे चाइना ने जो है वो कुछ चीजें जो चिप बिल्डिंग के अंदर शामिल होती हैं उसको पाबंदी लगा दी कि वो उसके रिसोर्सेज के अंदर है, तो इसी तरह से अगर किसी मुल्क के पास ही कम हो जाती है, जाहिर बात है वहां पे उसके लिए थ्रेट पैदा हो सकता है इस चीज के लिए। तो ये कुछ डायनेमिक्स हैं। एट दी एंड अगर हम कंक्लूड करें तो चाइना जो है, रिपोर्ट यही है, रिपोर्ट क्या कहती है कि चाइना जो है वो अपनी जो मिलिट्री कैपेसिटी है उसको बिल्ड करता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है और उसको मॉडर्नाइज करता जा रहा है, जो कि ग्लोबल सिक्योरिटी जो है उसके लिए एक थ्रेट है। जबकि चाइना ये कहता है कि अमेरिका जो है, क्योंकि हमेशा उसने वॉर्स की, उसने जिसको सही कहा सही हुआ, जिसको गलत कहा गलत हुआ, तो इसलिए अमेरिका खुद एक सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। तो हम अपनी सिक्योरिटी पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम अपने आप को बिल्डअप करते रहेंगे और हम अपने आप को हर तरह की हालात के लिए तैयार रखेंगे। तो देखते हैं अब जो है वो आगे क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।